हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इसके अंदर जो है हम पेपर सेकंड असेसमेंट फॉर लर्निंग की यूनिट 1 करेंगे। ये जो है एक रिवीजन क्लास है। इसके अंदर आपको कोई पीपीटी वगैरह नहीं मिलेगी। आप जस्ट अपनी जो है बुक्स जो भी है आपके पास मटेरियल उसको ओपन करके रखें और जो है टॉपिक वाइज मैं आपको यूनिट वाइज आपको कम्प्लीटली रिवाइज कराऊँगी। फर्स्ट यूनिट आती है हमारी असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन, यानी कि आकलन या मापना या फिर मूल्यांकन करना। ये जो तीन जो सब्जेक्ट हैं, तीन जो टॉपिक हैं, इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में जो है असेस करेंगे, आप आकलन करेंगे, उसकी कुछ ना कुछ जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास उनको मेज़र करेंगे, या फिर जो स्टूडेंट है क्लासरूम के अंदर उनके अकॉर्डिंग जो है रैंक वाइज या ऑर्डर वाइज जो है बच्चों को डिवाइड करेंगे कि किसकी रैंक क्या है और कौन लोअर पे है कौन टॉप पे है। ये सारी चीज़ें असेसमेंट के अंदर आएंगी। अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। It is the process of gathering and discussing the information from multiple or diverse sources in order to develop a deep understanding of what students know, understand, and can do with their knowledge as a result of their educational experiences। यानी कि ये क्या चीज़ है? ये एक प्रोसेस है जो कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। जो भी हमारे आसपास है अलग अलग सोर्सेज से वो इकट्ठा करेगा इंफॉर्मेशन को और फिर एक जो है डीप अंडरस्टैंडिंग बनाएगा बच्चे के बारे में, यानी कि क्या बच्चे का एक्सपीरियंस है, किस तरीके से वो क्या है नॉलेज को गेन कर पा रहा है और क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है हम असेसमेंट के थ्रू फिर पता लगाएंगे। तो यही हमारी डेफिनेशन है जो कि ह्यूबा एंड फ्रिड ने दी थी 2000 में। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? सक्सेसफुल लर्निंग जो होगी वो डिपेंड करेगी हमारी इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर। अगर हम अच्छा पढ़ा पाएंगे बच्चों को तो वो क्या है ईजिली गेन कर पाएंगे नॉलेज एंड द क्वालिटी ऑफ द इवेल्यूएशन सिस्टम। और साथ के साथ सिर्फ पढ़ाई अच्छे से कराने से कुछ नहीं होता, साथ के साथ उसका इवेल्यूएशन भी करना चाहिए, यानी कि ये देखना चाहिए कि बच्चे की पोजीशन क्या है। उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि किस चीज़ में वो वीक है। अगर वीक है तो उसको रेमेडियल क्लासेस वगैरह टाइम टू टाइम देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि किस तरीके से हम असेस करेंगे स्टूडेंट को। टू क्लासीफाई और ग्रेड द स्टूडेंट, यानी कि बच्चे को क्या है क्लासीफाई करें या फिर उसको ग्रेड दें। देर आर ऑफ्टन गुड रीजन्स फॉर अस टू क्लासीफाई द लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इंडिविजुअल एंड कंपेरेटिवली विद इन द कोहॉर्ट, यानी कि जो उसके साइड के जो ग्रुप वगैरह है जिनकी सेम सिमिलैरिटीज़ हैं उनके साथ, या फिर जो इंडिविजुअल लेवल है बच्चे का कि वो क्या अचीव कर पा रहा है, इससे जो है असेसमेंट के थ्रू हम इजीली पता कर सकते हैं। और हम असेसमेंट किस तरीके से दे सकते हैं कि समेटिव एग्ज़ाम वगैरह ले लिए या फिर नंबर मार्क्स वगैरह देकर हम जो है पता लगा सकते हैं कि बच्चे की पोजीशन क्या है, उसने कितने कहाँ तक क्या है अचीव किया है। नेक्स्ट आता है टू गाइड इम्प्रूवमेंट, यानी कि असेसमेंट ही हमें एक ये तरीका बताएगा कि किस तरीके से क्या है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चे को गाइड कर सकते हैं। द मोर फीडबैक वी प्रोवाइड द ग्रेटर इज द लाइक्लीहुड दैट द स्टूडेंट विल हैव अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा हम जो है फीडबैक देते रहेंगे उतना ज़्यादा बच्चा क्या है ईजिली जो डेवलपमेंट है उसकी आसानी से हो पाएगी, उसको अलग अलग जो है अवसर दिखेंगे। नेक्स्ट आता है टू अनेबल स्टूडेंट प्रोग्रेशन, यानी कि इसके अंदर क्या आएगा? स्टूडेंट ऑफ्टन कैन नॉट अंडरस्टैंड ए कोर्स ऑफ स्टडी अनलेस दे हैव ए साउंड फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज एंड स्किल, यानी कि बच्चे को क्या है जब तक अच्छी तरीके से वो पढ़ नहीं पाता, जब तक उसको मेनली ये नहीं पता चल जाता कि इस कोर्स से या इस काम के करने से मुझे क्या नॉलेज और स्किल गेन होगी। असेसमेंट मेथड जो है हेल्प करता है बच्चे को जानने के लिए कि जो स्टूडेंट प्रोग्राम है वो किस तरीके से करना है, क्या क्या अचीवमेंट अगर आप वो प्रोग्राम कर रहे हैं तो क्या क्या आपको अचीव होगा। नेक्स्ट आता है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट चॉइस ऑफ ऑप्शन। अब अगर बच्चों को ये पता होगा कि कौन सा कोर्स जो है कौन से हमें क्या चीज़ मिल रही है किस प्रोग्राम से, तो वो क्या है अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी एबिलिटीज़ वगैरह के अकॉर्डिंग जो है अपना कोर्स वगैरह चूज़ कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसको एक प्रॉपरली गाइडेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है और उसके बाद वो अच्छा जो भी उसके लिए सिलेक्टिव है, यानी कि जिसमें वो अच्छा है स्किलफुल है वही चीज़ वो करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट आता है टू डायग्नोज फॉल्ट एंड अनेबल स्टूडेंट टू रेक्टिफाई मिस्टेक,
यानी कि हमें क्या है फॉल्ट जो यानी कि कुछ मिस्टेक वगैरह हैं या कुछ कमियां हैं, पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जो है स्टूडेंट को की जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करेंगे। यानी कि अगर हम इफ़ेक्टिवली असेसमेंट करेंगे स्टूडेंट के ऊपर तो हमें उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा, साथ के साथ हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए भी हमें प्रॉपरली गाइडेंस मिलेगी। नेक्स्ट आता है टू गिव अस फीडबैक ऑन हाउ आवर टीचिंग इज़ गोइंग। असेसमेंट हम इसीलिए करते हैं जिससे हमें टीचर को भी रहा है कि क्या हम जो पढ़ा रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं, उनको भी एक अपनी तरफ से फीडबैक भी रिसीव होता है। एक्सीलेंट अचीवमेंट बाय ए हाई पोर्शन ऑफ द स्टूडेंट इज़ ऑफ्टन ड्यू टू हाई क्वालिटी फैसिलिटी ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग। यानी कि एक्सीलेंट अचीवमेंट अगर पूरी क्लास की अच्छी अचीवमेंट आ रही है, अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, तो इससे ये पता चलता है कि जो आपने लर्निंग कराया है वो बहुत ही इफेक्टिव वे से कराया है। नेक्स्ट आता है टू मोटिवेट स्टूडेंट। अगर आप असेसमेंट करेंगे तो आपको क्या है उनकी सारी कमियां और सारी जो है खूबियां यानी कि दोनों चीज़ों का पता चलेगा कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में बुरा है। उसकी वजह से अगर किसी चीज़ में वो बहुत अच्छा कर रहा है तो आप उसको और मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा अच्छा कर सके। असेसमेंट मेथड कैन बी डिज़ाइंड टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट मोटिवेशन एंड prompt their efforts towards the important achievement। यानी कि आप जो है बच्चों का ध्यान जो है इम्पोर्टेंट क्या क्या है अचीवमेंट उनकी तरफ भी वो ध्यान असेसमेंट के थ्रू पहुंचा सकते हैं बच्चों का। टू प्रमोट स्टैटिस्टिक फॉर द कोर्स और फॉर द इंस्टीट्यूशन। यानी कि इनसे हमें ये पता चलता है कि क्या इंस्टीट्यूशन है, किस तरीके का इंस्टीट्यूशन है, क्या लेवल है या कैसे स्टूडेंट हैं, क्या क्या कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। यानी कि इस तरीके से जो है हम स्टूडेंट को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ असेसमेंट। टाइप ऑफ असेसमेंट के अंदर बहुत सारे टाइप की असेसमेंट हम कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि जो हमारे यूनिट वाइज टेस्ट हम ले लेते हैं या फिर जो टाइम टू टाइम आप FA वगैरह लेते हैं क्लास के अंदर, जैसे कि आज आपने एक टॉपिक कंप्लीट कराया है फिर आप क्या है टेस्ट ले रहे हैं बीच बीच में, यानी कि उसको क्या कहेंगे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये क्या हेल्प करेंगे कि बच्चे के अंदर जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ जहाँ जहाँ उसको आ रही है तो उसको क्या है रिमूव करने में हमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट कौन सी होगी? जो कि एक स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट अचीवमेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया जाएगा और उस टाइम के अंदर जो है टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे। नॉर्मली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। यानी कि नॉर्मली क्या है हमारे ये तो टर्म एग्ज़ाम होते हैं या फिर कोर्स के एंड में, यानी कि जैसे कि मार्च वगैरह में एग्ज़ाम होते हैं स्कूल में, तो उस टाइम पे क्या है हमें बच्चे के जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। और नॉर्मली इसका एग्जांपल ये हो सकता है जैसे कि कॉलेजेस में होता है कि वो सेमेस्टर सिस्टम होते हैं हमारे कि 6 मंथ के बाद ही एग्ज़ाम होंगे और उसमें पूरा का पूरा जो आपने 3 या 4 महीने के अंदर अंदर जो बच्चों को पढ़ाया है वो सारा का सारा इंक्लूड होगा सिलेबस में और वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट। ये जो है ग्रेडिंग असेसमेंट होती है। इसके अंदर जो है हर बच्चे को क्या है उसका ग्रेड दिया जाता है और वो किस के अकॉर्डिंग होगा कि दूसरे की परफॉर्मेंस कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए ग्रेड was defined as a level of the performance achieved by the top 10% of the assessment chart. This would mean that no matter how high or how low general standard of the work produced was, the best 10%, no more or no less, would always receive A grade। यानी कि जो टॉप के 10 स्टूडेंट है अगर हमने ये बना लिया है कि उनको A ग्रेड मिलेगा, यानी कि चाहे कितने ही उनके ज़्यादा मार्क्स हों या कितने ही कम हो, जो टॉप 10 स्टूडेंट होंगे उनको ही A ग्रेड दिया जाएगा। तो इस सिस्टम के अंदर यही किया जाता है कि ग्रेड दिया जाता है बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस और दूसरों की परफॉर्मेंस के बेस पर। नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। क्राइटेरिया रेफरेंस के असेसमेंट के अंदर भी क्या है, ये भी एक ग्रेडिंग सिस्टम है। इसमें भी हर प्यूपिल की परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा in terms of whether a particular description of a परफॉर्मेंस हैज़ बिन मेट। यानी कि एक जो क्राइटेरिया था क्या वो बच्चे ने कंप्लीट किया है उसके बेस के ऊपर जो उसको ग्रेड दिया जाएगा। दिस मीन्स दैट ऑल द पीपल हु मेट द क्राइटेरिया उनको क्या है असेस किया जाएगा, उनके अचीवमेंट से रिलेटेड उनको ग्रेड दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि हमारा नेशनल करिकुलम है उसके अंदर ग्रेड सिस्टम को भी इंक्लूड किया गया है अलग अलग लेवल के ऊपर कि किस तरीके से हम ग्रेड्स वगैरह देंगे। जैसे म्यूज़िक वगैरह को देते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर दे रहे हैं, या यूज़ ऑफ ग्रेड रिलेटेड क्राइटेरिया एट GCSE
या फिर एट द लेवल ऑफ अटेनमेंट इन द नेशनल करिकुलम, इन सब के अकॉर्डिंग जो है आप ग्रेड देंगे। यानी कि क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट क्या होगा कि एक क्राइटेरिया पहले ही फिक्स कर दिया जाएगा और उस क्राइटेरिया को जो जो बच्चा अचीव करेगा उसको असेस किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रेड दिया जाएगा। ये भी एक मेथड है। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसके अंदर क्या है, ओवरऑल फॉर्मेटिव असेसमेंट को इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि जो हमारे FA टेस्ट होते हैं स्कूल वगैरह में उन सबको इंक्लूड किया जाएगा, बट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइंग द लर्निंग डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम, यानी कि हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि कहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। सर्टेन टेस्ट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर नीड, यानी कि जैसे कि डिसलेक्सिया स्टूडेंट है तो उसके पर्टिकुलर नीड्स वगैरह क्या हैं, इनको जानने के लिए क्या है डायग्नोस्टिक असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरनल असेसमेंट। ये असेसमेंट कौन सा होगा, असेसमेंट एक्टिविटी विच आर डिवाइज्ड कैरिड आउट एंड मार्क्ड बाय द क्लास टीचर, यानी कि इसके अंदर मार्क्स वगैरह बच्चों को दिए जाएंगे, उनको हम इंटरनल असेसमेंट कहेंगे। जैसे कि स्कूल के अंदर जो है हमारे प्रैक्टिकल मार्क्स वगैरह होते हैं वो इंटरनली लगते हैं तो उनको हम इंटरनल कह रहे हैं। इसी तरीके से जैसे कि कॉलेज में होता है कि 30 मार्क्स या 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, वो क्लासरूम के ही टीचर यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट टीचर हैं वही हमें नंबर दे रहे हैं जो उस कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल असेसमेंट। एक्सटर्नल यानी कि कोई बाहर से आएगा एग्ज़ाम लेने या फिर हमारे प्रैक्टिकल वगैरह लेने, वो हमें जो है ग्रेड वगैरह देगा या मार्क्स देगा, उसको हम जो है एक्सटर्नल असेसमेंट कहेंगे। इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होगा, असेसमेंट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द परफॉर्मेंस विच इज़ कैरिड आउट इन क्लासरूम एज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल क्लासरूम प्रैक्टिसेस, यानी कि नॉर्मली जो क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिसेस चल रही थी उनके बेस के ऊपर कोई असेसमेंट की जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट क्या होगी, इसके लिए जो है पहले से ही आपको वार्निंग दी जाएगी, पहले से ही बता दिया जाएगा कि कल आपकी असेसमेंट की जा रही है, तो वो हमारी क्या होगी, फॉर्मल असेसमेंट होगी, जिसके लिए जो है बच्चा अपने आप को तैयार करता है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस असेसमेंट। कंटिन्यूस असेसमेंट जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि लंबे समय तक हम जो है बच्चों को क्या है असेस कर रहे हैं, लगातार हम नोटिस कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस का, उनके अचीवमेंट वगैरह को उनको नोटिस कर रहे हैं, तो उस असेसमेंट को हम कहेंगे कंटिन्यूस असेसमेंट। नेक्स्ट आता है टर्मिनल असेसमेंट। टर्मिनल असेसमेंट यानी कि जो एट द एंड में ली जाए, यानी कि फाइनल एग्जाम वगैरह हमारे जो होते हैं वो क्या है, टर्मिनल असेसमेंट होते हैं, कि जो हमारा कंप्लीट कोर्स हो चुका है उसके बाद में हम एग्ज़ाम ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ये यानी कि इसके अंदर क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको डायरेक्टली ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपको बस चूज़ करना होगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉल्स है, या फिर MCQ वगैरह दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको टिक करना होगा। यही जो है हमारा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। सब्जेक्टिव असेसमेंट क्या होता है, ये क्या है, हमारा बेस होता है इम्प्रेशन के ऊपर, यानी कि जजमेंट ऑफ ए पीस ऑफ वर्क, यानी कि कोई काम दिया गया है उसके ऊपर आपको जजमेंट दी जा रही है, यानी कि आपका अलग से ही असेसमेंट लिया जा रहा है आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है इसके अंदर, जजिंग ए पेंटिंग, किसी की ने पेंटिंग ड्रॉ की है उसको जज करना, यानी कि सबका सब्जेक्टिव वे होगा, कोई उस पेंटिंग को अच्छा भी मानेगा, कोई उसका जो है मेन मोटिव भी जानेगा कि ये पेंटिंग क्यों बनाई है, उसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन कोई क्या है डायरेक्टली उस पेंटिंग को अच्छा नहीं मान रहा है, तो सब्जेक्टिव असेसमेंट यानी कि सब अलग अलग तरीके से असेस करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोसेस असेसमेंट, यानी कि प्रोसेस यानी कि एक एक्टिविटी आप फॉलो करेंगे, जैसे कि रीडिंग ए लाउड पोएम और डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच असेसमेंट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि डायरेक्टली आप ऑब्जर्व करेंगे कि परफॉर्मेंस बच्चा कैसे दे रहा है। किसी को बोला जाएगा कि आप पोएम पढ़ के सुनाओ क्लास में, तो उस टाइम पे वो बच्चा पढ़कर सुना रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट असेसमेंट, यानी कि बच्चों की क्या है असेसमेंट हम लेंगे एक टेंजिबल पीस ऑफ वर्क, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हम जैसे कि ऐसे लिखवा लेते हैं बच्चों से, या फिर कोई प्रोजेक्ट वगैरह दे देते हैं, मॉडल वगैरह दे देते हैं और उनके बेस पे उनको असेस करते हैं, तो उसको कहेंगे हम प्रोडक्ट। नेक्स्ट असेसमेंट है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। इसके अंदर क्या किया जाएगा, बच्चों को ओवरऑल देखा जाएगा, उसकी ओवरऑल असेसमेंट की जाएगी, जैसे कि वो फिजिकली कैसा है, इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट वगैरह कैसा है, उसका इमोशनल लेवल वगैरह देखा जाएगा, सोशल ग्रोथ देखी जाएगी, उनके बेसिस के ऊपर क्या है आप उसको असेस कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस असेसमेंट चलती रहेगी। आप एक दिन में किसी भी बच्चे का बिहेवियर नहीं पता कर सकते, यानी कि आपको कंटिन्यूसली देखना होगा, उसको नोटिस करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि किस तरीके का बच्चा है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ
ऑफ असेसमेंट। अब मेथड किस तरीके से हम जो है असेसमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है असेसिंग परफॉर्मेंस, यानी कि एग्ज़ाम क्वेश्चंस वगैरह, जैसे कि लेबोरेटरी वर्क, यानी कि लैब के अंदर काम करा के हम उनको असेस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वर्क उनको देकर असेस कर सकते हैं। पोस्टर डिस्प्ले वगैरह एग्जीबिशन के थ्रू हम असेस कर सकते हैं। स्टूडेंट इन सेमिनार, यानी कि कोई सेमिनार है उसके अकॉर्डिंग जो है आप देख रहे हैं कि सेमिनार हो रहा है कि कौन बच्चा परफॉर्म कर रहा है अच्छा, कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, तो इसके थ्रू कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस के और उनके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बच्चे के बारे में पता लगा सकते हैं। वर्क बेस्ड लर्निंग, यानी कि जो काम दिया था उसके बेस पे वो कितना सीख रहे हैं, उसके बेस पर भी हम क्या है असेसमेंट कर सकते हैं। और एक्शन रिसर्च, यानी कि जो उनका काम है किस तरीके की वो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो उन बेसिस पे हम क्या है किसी को भी असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे क्वेश्चन व्हाट टू असेस एंड व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ असेसमेंट, यानी कि क्या हमें असेस करना चाहिए और क्या उसकी वैल्यू होंगी। अब हम इनके बारे में देखेंगे। इन असेसमेंट ए टीचर असेस मैनी थिंग्स ऑफ ए चाइल्ड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट टू असेस, यानी कि अब क्वेश्चन हमारा आता है कि बच्चे के बारे में टीचर को किस चीज़ की क्या क्वालिटीज़ वगैरह देखनी चाहिए, क्या उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से मेज़र करनी चाहिए, यानी कि उनको ओवरऑल क्या देखें बच्चों का, ये हम अब पढ़ेंगे कि क्या जो है मेन चीज़ें नोटिस की जानी चाहिए टीचर के द्वारा। टीचर को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो भी वो पॉइंट या काम कर रहा है क्या वो एक स्ट्रेटजिक लर्निंग के लिए है या फिर वो ऐसे ही कुछ भी लर्न किए जा रहा है, कुछ भी काम किए जा रहा है। साथ के साथ उसको ये देखना चाहिए कि बच्चे को क्या है पूरे की पूरी नॉलेज है या फिर थोड़ी बहुत ही किसी किसी टॉपिक से रिलेटेड उसको नॉलेज है। इज़ द असेसमेंट नॉर्म्स रेफरेंस एंड क्राइटेरिया रेफरेंस्ड, यानी कि क्या वो नॉर्म रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर रहा है काम या फिर क्राइटेरिया है उसका कोई अलग से, ये चीज़ देखनी चाहिए। मतलब कि अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो हमने क्या है टाइप ऑफ असेसमेंट किए हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म रेफरेंस हमारा इसमें आता है, क्राइटेरिया रेफरेंस आता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, यानी कि यही जो है मेन पॉइंट टीचर नोटिस करेगा। जैसे कि अब हम क्या है सब्जेक्टिव असेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि किसी की पेंटिंग वगैरह को देखकर आप अलग अलग जजमेंट दे रहे हैं, तो जो टीचर है वो यही चीज़ें नोटिस करेगा कि मेरे को जजमेंट क्या है, किस बेस पे करनी चाहिए, मतलब मेरा मेथड कौन सा होना चाहिए असेसमेंट का, यही से सब चीज़ों को क्या है वो असेस करेगा। उनकी क्या है हर चीज़ें नोटिस करेगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट करे वो या पहले समेटिव असेसमेंट करे, कौन सी असेसमेंट अच्छी रहेगी, इन सब पॉइंट्स को जो है टीचर इंक्लूड करेगा कि क्या उसको असेस करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यूज़ ऑफ असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट की वैल्यूज़ क्या हैं। अब हम क्यों असेसमेंट कर रहे हैं। असेसमेंट शुड बी वैलिड। सबसे पहला काम यही होगा कि अगर आप किसी को असेस कर रहे हैं तो वो वैलिड उसके बेस पर हो। अब जैसे कि आपको क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी थी, लेकिन आप क्या है डायरेक्टली समेटिव असेसमेंट करा रहे हैं, यानी कि जो आपको क्राइटेरिया मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग ही आप असेसमेंट करें। नेक्स्ट आता है असेसमेंट शुड बी रिलायबल। असेसमेंट जो होगी वो एक कोई स्टैंडर्ड हो उसको फॉलो करती हो, जिसके ऊपर हम इजीली रिलाय कर सकें, यानी कि उसके ऊपर हम क्या है पूरा का पूरा भरोसा कर सकें। नेक्स्ट आता है असेसमेंट शुड बी फेयर। जो असेसमेंट की जाएगी हर को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए, जिससे जो है हमारी असेसमेंट जो होगी बिल्कुल ही फेयर होगी। नेक्स्ट आता है असेसमेंट शुड बी इक्विटेबल। असेसमेंट हमेशा क्या है इक्विटेबल मैनर में करनी चाहिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर। ये क्या है एक इंसान को क्या है डिसएडवांटेज देगी और दूसरे को क्या है एडवांटेज देगी अगर हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, यानी कि भेदभाव नहीं करना चाहिए जब भी हम असेसमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है असेसमेंट शुड बी फॉर्मेटिव। असेसमेंट जो है मतलब हम पार्ट्स वगैरह में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अंदर क्या है हमें टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा कि क्या बच्चे के अंदर कमी है, हम उसको साथ के साथ क्या है इम्प्रूव भी करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है असेसमेंट शुड बी टाइमली, यानी कि आपको जो असेसमेंट करनी है वो टाइमली करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी फॉर्मेटिव असेसमेंट की नीड थी लेकिन आप क्या डायरेक्टली समेटिव असेसमेंट पर ही टाइम आया है, उस टाइम पे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो जो क्राइटेरिया है वो गलत होगा। तो इसलिए एक टाइमली असेसमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट शुड बी इंक्रीमेंटल, यानी कि फीडबैक टू द स्टूडेंट शुड बी कंटिन्यूस। बच्चे को क्या है फीडबैक जो है लगातार आपको देना चाहिए। देयर इज़ अ सेंस देयर फॉर इज़ अनेबलिंग स्मॉल यूनिट ऑफ असेसमेंट टू बिल्ड अप इनटू द फाइनल मार्क और ग्रेड, यानी कि जो है बच्चे को
बार बार उनके असेसमेंट के बारे में बताते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको क्या है एक इंक्रीज़ जो इंक्रीमेंटल है उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है चीज़ें इंक्रीज मिलेंगी, यानी कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा और उनको फिर ही फाइनल ग्रेड देना चाहिए। नेक्स्ट होता है असेसमेंट शुड बी चैलेंजिंग। जो असेसमेंट होगी वो एक चैलेंजिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सिंपली आपने कोई क्वेश्चन दिया है उसके बेस पर आप खुद ही आंसर बता देते तो वो कोई असेसमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, यानी कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं किसी भी असेसमेंट को करने के। सबसे पहले आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। जो असेसमेंट होगी वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होना चाहिए जब भी आप चाइल्ड के बारे में कर रहे हैं, विच रिमेन कंटिन्यूइंग एज लॉन्ग एज द एजुकेशन ऑफ हिज गोज ऑन, यानी कि वो जब तक चलनी चाहिए जब तक क्या है वो एजुकेशन ले रहा है। यानी कि अगर आपका जैसे कि आप 5th क्लास के सब्जेक्ट टीचर हैं और क्लास टीचर भी हैं, तो आप जो है बच्चे को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब तक उसके फाइनल एग्जाम नहीं होते आप बच्चों को क्या है असेस करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कि बच्चों को सिर्फ एक जैसे कि एजुकेशन फील्ड या फिर स्पोर्ट्स फील्ड वगैरह के अकॉर्डिंग जो है असेस नहीं करना चाहिए, उनको जो है ओवरऑल असेसमेंट उनका होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, यानी कि मीन्स हमें जो है कंप्लीट असेसमेंट करनी चाहिए। टेस्ट और एग्ज़ाम्स वगैरह को छोड़कर भी हमें उसका सोशली बैकग्राउंड या फिर मोरल, उसकी कल्चरल वैल्यूज़, पॉलिटिकल या रिलीजन, ये सारी चीज़ें जो है हमारे असेसमेंट की क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए कि वो इमोशनली कैसा है, सोशली कैसा है। तो हर चीज़ जो है फिज़िकली, मेंटली, यानी कि हर चीज़ जो है बच्चे की आपको क्या है असेस करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है चाइल्ड और चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी कि इट मीन्स क्या है कि जो प्रोसेस होगा हमारा असेसमेंट का उसके अंदर क्या है सब्जेक्ट मैटर को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, जो ओवरऑल बच्चे का बिहेवियर है उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, यानी कि पूरे के पूरा जो ओवरऑल जो उसकी इंडिविजुअल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन सब का भी हमें असेसमेंट करना चाहिए। उसमें भी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या बिलीफ वगैरह हैं, तो उन सब को भी मानना चाहिए और उसके बाद ही असेसमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स इसके अंदर जो है बच्चे की एक्चुअल लाइफ की वैल्यू को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग क्या है आप असेसमेंट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि क्या आपके मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव हैं कि आप क्यों किसी बच्चे का क्या है असेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम उसके मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, जैसे कि हम पर्सनैलिटी चेक करें किसी की कि किस तरीके की बच्चे की पर्सनैलिटी है जो कि उसने अचीव की है, या किस तरीके से जो है वो लैंग्वेज लेसन्स वगैरह को रीड कर पा रहा है या फिर सीख पा रहा है, क्या क्या उसने जो है अपने एफर्ट्स लगाए हैं उनको और अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है बच्चे का, उसके बेस पर भी हम क्या है असेसमेंट करेंगे, यानी कि उसके आसपास का एरिया कैसा है, वो कहाँ से आया है, या फिर जो उसका जितना भी आज तक उसने सीखा है तो वो किस तरीके का उसका एक्सपीरियंस है, ये भी हम क्या है इंक्लूड करेंगे। इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, और साथ के साथ हम जो है एक अच्छा माहौल बच्चे को प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या है हम उसको ईजिली ये देख सकें कि वो बच्चा एक्चुअल में ग्रो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ बॉर्डरनेस, यानी कि इवैल्यूएशन रिलेटेड टू बॉर्डरनेस एज इट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड और एस्पेक्ट, यानी कि इसके अंदर हर एस्पेक्ट को आपने इंक्लूड किया है, हर चीज़ को आपने बच्चे की इंक्लूड किया है, इसलिए ये भी हमें क्या है फॉलो करना चाहिए असेसमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के अंदर यानी कि बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, ओनली हम एकेडमिक क्वालिटीज़ को नहीं देखेंगे, हम साथ के साथ उसके अदर क्वालिटीज़ को भी देखेंगे जब भी हम क्या है उसका असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल हमें फॉलो करना चाहिए असेसमेंट के टाइम वो है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, यानी कि पूरा का पूरा ओवरऑल जो है असेसमेंट करना चाहिए, जैसे कि उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मोरल, इमोशनल, यानी कि हर चीज़ को जो है हम बच्चे की चेक करेंगे, उनकी स्पीकिंग स्किल कैसे हैं, उनके रीडिंग स्किल कैसे हैं, उनकी राइटिंग वगैरह कैसी है, हर चीज़ को असेस किया जाएगा। ये सब जो है हमारा असेसमेंट का टॉपिक है। अब आता है मेजरमेंट, यानी कि मापना। अब मेजरमेंट हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट क्या है, एक प्रोसेस है by which the developed abilities of the pupil are expressed in quantitative form, यानी कि अब हमने क्वालिटेटिव फॉर्म नहीं, अब हम क्वांटिटेटिव फॉर्म यानी कि नंबर वगैरह की फॉर्म में इजीली शो कर पाएंगे जो कि बच्चे ने सीखा है। द मेजरमेंट इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद द क्वांटिटी, यानी कि ये डायरेक्टली जो है क्वांटिटी से रिलेट करेगा, यानी कि किस तरीके से बच्चे का क्या स्कोर है, क्या परसेंट है, क्या एवरेज है, कहाँ जो है बच्चा लाई कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है
हम मेज़र करेंगे कि मापेंगे कि एक्चुअल पोजीशन क्या है बच्चे की। बाय मेजरमेंट द वेरिएबल ग्रुप्स एंड कैपेसिटी टाइम डिस्टेंस एक्सेट्रा कैन बी टेस्टेड वेरी कन्वीनियंटली। तो इसके थ्रू क्या है, हम ग्रुप वगैरह की कैपेसिटीज़ क्या हैं, क्या टाइम है, क्या डिस्टेंस वगैरह हम इजीली क्या है मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। मेज़रमेंट जो है एक मीन्स होता है जिसके अंदर क्या है, हम डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ नंबर, यानी कि हम नंबर की फॉर्म में किसी भी डाटा को डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। एंड दिस इन टर्न मीन्स टेकिंग एडवांटेजेस of many benefit that operate with numbers and the mathematical thinking provide। और ये क्या है, हमें एक बेनिफिट देंगे ऑपरेट करने का कि किस तरीके से हमें क्लासरूम वगैरह को ऑपरेट करना है, और साथ के साथ ये क्या है, हमें एक मैथमेटिकल नंबर देंगे कि बच्चे की एक्चुअल पोजीशन क्या है वो हमें जानने में हेल्प करेंगे। मेजरमेंट जो है इंडिकेट करेगी हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज़ प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी कि कहाँ तक और कितना किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट जो आप जांच रहे हैं, कोई भी क्वालिटी वगैरह है, वो कितनी है उसके अंदर, ये हमें क्या कौन बताएगा, मेजरमेंट बताएगा। फंक्शन क्या होते हैं मेजरमेंट के, अब हम ये स्टडी करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आता है हमारा प्रोग्नोसिस फंक्शन, फिर है डायग्नोसिस और फिर है रिसर्च फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन यानी कि प्रोग्नोसिस, यानी कि फर्स्टली हम क्या है कोई भी टेस्ट वगैरह लेंगे बच्चे की परफॉर्मेंस देखने के लिए, जैसे कि हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, आईक्यू टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि बच्चे के अंदर क्या मतलब कि किस टाइप का जो बच्चा है वो है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आएगा डायग्नोसिस फंक्शन। इसके अंदर हम ये पता करेंगे कि क्या क्या वीकनेसेस हैं बच्चे के अंदर, यानी कि फर्स्ट जो पार्ट होगा प्रोग्नोसिस होगा, वो क्या बताएगा, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा किसी भी बच्चे के बारे में। नेक्स्ट आएगा डायग्नोसिस टेस्ट, यानी कि ये जो फंक्शन होगा ये क्या बता रहा है कि बच्चे की क्या वीकनेसेस हैं लर्निंग के अंदर, यानी कि वो क्या सीख नहीं पा रहा है ढंग से, ये चीज़ें हमें डायग्नोसिस फंक्शन बताएगा। और रिसर्च फंक्शन क्या है, रिसर्च अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो रिसर्च हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस मानते हैं, उसके बेस के ऊपर हम रिसर्च करते हैं। लेकिन अगर जो हमारा प्रोग्नोसिस फंक्शन और डायग्नोसिस फंक्शन है वो ऑलरेडी हमें कोई डाटा प्रोवाइड कर चुका है, तो हम उसी के बेस पर आगे रिसर्च करते हैं कि किस वजह से जो है क्या कारण है कि बच्चा जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे जो फंक्शन है इनकी हेल्प से क्या है हम मेजरमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक कोई भी हम अगर इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं मेज़र करने के लिए। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, यानी कि उसका कोई ना जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे कि MCQ टेस्ट वगैरह होंगे उनके थ्रू हम किसी बच्चे को जो है असेस कर रहे हैं या मेज़र कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है शुड बी वैलिड, और वो जो टेस्ट हम ले रहे होंगे वो वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इनवैलिड टेस्ट है। नेक्स्ट आता है इट शुड बी रिलायबल, और उसके ऊपर जो है हम कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रिसाइज, यानी कि उसने हर चीज़ ओवरऑल हर चीज़ को उसके अंदर इंक्लूड किया हो। इट शुड बी यूजेबल एंड प्रैक्टिसेबल, यानी कि उसको जो है यूज़ किया जा सके और उससे क्या है प्रैक्टिस की जा सके। द यूजेबिलिटी इम्प्लाइज द फॉलोइंग फीचर। अब यूजेबिलिटी के अंदर यानी कि यूजेबल कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिंग द टूल, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिंग के टाइम पर जो है उसको हेल्प करेगा। असेसिंग द स्कोरिंग एंड द आंसर स्क्रिप्ट, यानी कि जो उन्होंने आंसर लिखे हैं बच्चों ने उसको इजीली जो है स्कोरिंग वगैरह देने में हेल्प करेगा। इंटरप्रिटेटिंग द स्कोर्स, यानी कि जो स्कोर्स आए हैं उनको डिफाइन करने में हेल्प करेगा। और इट शुड बी इकोनॉमिकली फॉर्म, यानी कि ये इकोनॉमिकल फॉर्म में होना चाहिए, चाहे वो हमारी टाइम हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे मनी पॉइंट हो, यानी कि तीनों के तीनों उसके अंदर सेव होने चाहिए, तभी हम वो उस टेस्ट को क्या मानेंगे कि ये एक यूजेबल टेस्ट हमने लिया है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ एवोल्यूशन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि लैंग्वेज टीचिंग के अंदर हमारा इवैल्यूएशन का क्या यूज़ है उसको डिस्कस करो। इवैल्यूएशन जो एक इंटरनल पार्ट है किसी भी टीचिंग का। इट इज़ नॉट मेयरली ए टेस्ट एट द एंड ऑफ द लेसन, ये कोई एक टेस्ट नहीं होता कि लेसन ख़त्म हुआ और आपने टेस्ट ले लिया। इवैल्यूएशन गोज ऑन ए कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग लेसन्स एंड यूनिट, यानी कि कोई ये एक टेस्ट नहीं है, ये एक क्या है कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। इट इज़ क्लियरली रिलेटेड टू द टीचर्स गोल एंड अ पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ टीचिंग, यानी कि किस वे से वो पढ़ा रहा है और ये टीचिंग का हमारा गोल क्या है, ये सबसे उन सब के ऊपर बेस होगा। Thus, evaluation is defined as the process of collecting evidences of behavioral change and judging the direction and the extent of much changes, यानी कि
ये दिखाएगा कि क्या बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इसको टाइम टू टाइम नोट करते रहेंगे और साथ के साथ कहाँ तक किस हद तक जो है चेंजेस आए हैं, क्या आपने जो आपका गोल है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ। दिस मीन्स दैट इवेल्यूएशन इज़ रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इवेल्यूएशन जो है हमारा डायरेक्टली किससे रिलेट कर रहा है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से, यानी कि जो आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे रिलेट कर रहा है। इन एग्जामिनेशन एंड मेजरमेंट एम्फेसिस इज़ ऑन द एकेडमिक सब्जेक्ट ओनली। लेकिन जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं, जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं एग्ज़ाम वगैरह के थ्रू या मेज़र कर रहे हैं, कुछ भी माप रहे हैं, तो जो है वो एकेडमिक सब्जेक्ट को ही ज़्यादातर तवज्जो दिया गया है। बट जो इवेल्यूएशन होता है इसके अंदर जो है चेंज टेक प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ए बैलेंस पर्सनैलिटी एंड इट्स मेजर दैम फुल्ली। और क्या है इसके अंदर, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, यानी कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरीके की है, किस तरीके से डेवलप कर रही है, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो हमारा इवैल्यूएशन क्या होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड बाय द पीपल, कि किस हद तक जो है बच्चे ने जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है। ये हमारी इवैल्यूएशन की डेफिनेशन है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि किस एक्सटेंट तक जो है हमने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है। नेक्स्ट आता है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। द न्यू फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ले स्ट्रेस अपॉन द प्यूपिल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड नॉट ऑन द सब्जेक्ट मैटर। जो नया हमारा मॉडर्न सिस्टम चला हुआ है, कंसेप्ट चला हुआ है इवैल्यूएशन का, वो क्या बताता है कि हमें सिर्फ क्या है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, उसके साथ साथ हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी चेक करना चाहिए। दूसरी जो इसके अंदर चेंजेस आई है, लर्निंग डन बाय द स्टूडेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो बच्चा सीख रहा है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चा क्या किस तरीके से सीख रहा है। थर्ड जो होता है, टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ असेसमेंट, यानी कि जो हमारा मॉडर्न कंसेप्ट जो है इवैल्यूएशन का वो यही बोलता है कि ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस जो है बच्चे की मेज़र होनी चाहिए, यानी कि हर चीज़ को क्या है उसके अंदर मतलब कि इंक्लूड करना चाहिए जब भी आप असेसमेंट कर रहे हैं। इन द मॉडर्न इवैल्यूएशन वेराइटी ऑफ टेक्निक एंड मेथड एंड प्रोसीजर्स आर यूज। बहुत सारे मेथड, प्रोसीजर और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है इस इवैल्यूएशन के अंदर, यानी कि मॉडर्न इवैल्यूएशन के अंदर। इम्पोर्टेंस क्या है इवैल्यूएशन की, यानी कि आप इवैल्यूएट करते क्या हैं, इससे क्या होगा। इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट के लिए इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ये क्या है, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। दिस सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन ब्रिंग द टीचर एंड द स्टूडेंट नियर टू ईच अदर। और इस सिस्टम की वजह से क्या होगा, बच्चे और जो टीचर है वो बिल्कुल जो है क्लोज रिलेशन में आएंगे, मतलब कि जैसे कि वो फ्रेंड बन जाएंगे, या फिर वो बच्चा जो है टीचर से अच्छे से बात वगैरह कर पाएगा। एंड डेवलप द सेंस ऑफ बिलीफ, यानी कि और वो जो है एक दूसरे में विश्वास भी करने लगेंगे। एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग इन दैम, और उनके अंदर क्या है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वो समझने भी लगेंगी चीज़ों को अच्छी तरीके से अगर हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। इट मेक द स्टूडेंट रेगुलर एंड पंचुअल एज एवरी लेक्चर इन द यूनिट टीचिंग एंड स्टूडेंट कैन मिस इट ओनली एट देयर ओन रिस्क, यानी कि अगर बच्चा जो है जो क्लासरूम के अंदर लेक्चर वगैरह दिया जा रहा है तो बच्चा कैसे, अगर इवैल्यूएशन किया जा रहा है तो बच्चा पंचुअल भी होने लगेगा, वो रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करने लगेगा। लेकिन अगर वो कोई क्लास वगैरह को मिस करेगा तो वो उनका खुद का रिस्क के ऊपर जो है मिस करेगा। ये जो अप्रोच हमें क्या हेल्प कर रहा है कि जो टीचर और स्टूडेंट के जो रिलेशन है वो अच्छा हो जाए, यानी कि जो टीचर और स्टूडेंट है, जैसे कि कई बच्चे वो बिल्कुल डरते रहते हैं टीचर से, कुछ भी नहीं पूछते, तो इस तरीके की चीज़ों में हम सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इवैल्यूएशन की। सबसे फर्स्ट जो होता है ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ये चलता ही रहेगा जब तक आपका पूरा का पूरा एकेडमिक ईयर फिनिश नहीं होगा, तब तक इवैल्यूएशन चलता रहेगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि इसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक किया जाएगा, बच्चे की पर्सनैलिटी भी इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। इवैल्यूएशन इज़ ए मीन टू एन एंड, नॉट एन एंड इटसेल्फ। इवैल्यूएशन एंड है, एंड के लिए बनाया गया है कि एंड में हम करेंगे, लेकिन ये एंड नहीं होता। जब भी आप अपने बारे में इवेल्युएट करते हैं, यानी कि अपने बारे में पता लगाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। अब वो जो कमी हमारी है उसको अब हम रेक्टिफाई करते हैं और फिर से जो है हम उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और फिर से हम उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, यानी कि एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है।
ये हमें एंड तक अचीव कराने में मदद करता है, ये खुद कोई एंड नहीं है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन असेसमेंट इज़ अ कोऑपरेटिव प्रोसेस, यानी कि ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं। इट इन्वॉल्व स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर ग्रुप। इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स और पीयर ग्रुप वगैरह को इंक्लूड किया गया है। इवैल्यूएशन इंक्लूड क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एंड वैल्यू डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर क्वांटिटेटिव टेक्निक होंगी, यानी कि क्वालिटीज़ वगैरह, या फिर क्वांटिटीज़ यानी कि जैसे कि नंबर वगैरह, क्वालिटीज़ यानी कि गुण वगैरह जो है हमारे, या फिर कोई पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन इज़ रेमेडियल इन नेचर, यानी कि ये क्या है कि रेमेडियल प्रोसेस है। अब जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इम्प्रूव करता ही जाएगा, यानी कि जो लर्नर होगा उसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करने में मदद करेगा ये। असेसमेंट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द क्लासरूम ओनली, ये असेसमेंट जो है सिर्फ क्लासरूम तक ही नहीं रहेगी सीमित, वो जो है हम बाहर भी उसके बारे में इवेल्यूएट कर सकते हैं। इट गिव मोर इम्पोर्टेंस टू लर्निंग एज कम्पेयर टू टीचिंग, ये जो है लर्निंग को के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि टीचिंग के ऊपर। असेसमेंट सर्व एज ए गाइड टू द टीचर एज वेल एज द लर्नर, असेसमेंट जो होगी वो एक गाइड प्रोवाइड करेगी टीचर को भी, साथ के साथ लर्नर को भी। असेसमेंट इज़ ए वेरी सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस, जो असेसमेंट होती है वो हमारी साइंटिफिक प्रोसेस होती है और एक सिस्टमेटिक वे से चलेगी। असेसमेंट इज़ कॉमन प्रैक्टिस अमंग स्कूल्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड मेंटली एंड फिजिकली। असेसमेंट जो है हम टाइम टू टाइम इसीलिए करते हैं ताकि जो बच्चे की प्रॉपरली ग्रोथ हो जाए, फिजिकल वे से भी और मेंटल वे से भी। पर्पज़ क्या होता है असेसमेंट का? फर्स्ट आता है इन डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए हमें जो है असेसमेंट करनी चाहिए। एजुकेशन फील्ड के अंदर क्या बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से वो सीख नहीं पा रहा है, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें असेसमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्लियर करने के लिए, कि बच्चों को समझाने के लिए कि हम इसलिए असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड रेमेडियल वर्क, यानी कि अगर कोई बच्चा वीक वगैरह है तो उसको जो है अलग से रेमेडियल वर्क वगैरह के थ्रू जो है बेटर रिजल्ट जो है उसको दिलाया जा सकता है, यानी कि उसको एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह दीजिए जिस चीज़ में वो वीक है। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड गाइडेंस, असेसमेंट इसीलिए की जाती है ताकि आप जो है बच्चे को गाइडेंस दे सकें उनकी एबिलिटी, एटीट्यूड और इंटरेस्ट के और अचीवमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड बेसिस फॉर स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनको मिनिमम अटेनमेंट एंड एप्टीट्यूड रिक्वायरमेंट बतानी चाहिए कि एक पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए क्या क्या आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जो कि आपको अटेन करनी चाहिए। टू असेस टीचिंग, यानी कि टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए क्या है, हमें बार बार असेसमेंट करते रहना चाहिए। टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल की पर्सनैलिटी को जानने के लिए कि क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या एप्टीट्यूड है, क्या उसका इंटेलिजेंस टेस्ट है, फिजिकली वो कैसा है, सोशली कैसा है, मॉरल डेवलपमेंट उसकी कैसी है, तो इस वजह से भी हमें असेसमेंट करनी चाहिए। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या है, हमें असेसमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ इवैल्यूएशन असेसमेंट। इवैल्यूएशन असेसमेंट कौन कौन से होंगी? दो होंगी, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव के अंदर यानी कि आपके टाइम टू टाइम आप टेस्ट लेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे लेंगे और इसका मेन पर्पज़ यही होगा इज़ टू प्रोवाइड द कंटिन्यूस फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट एंड द टीचर, यानी कि कंटिन्यूसली आपको पता चलता रहेगा कि बच्चे ने क्या इंप्रूवमेंट की है और क्या नहीं की है। साथ के साथ टीचर को भी अपना फीडबैक मिलता रहेगा कि मेरी जो पढ़ाने का तरीका है उसमें कहाँ कहाँ कमी आ रही है, ताकि वो भी इम्प्रूव कर पाए। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक गाइड प्रोवाइड करता है या फिर रेमेडियल प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करता है किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है टेक इनटू अकाउंट स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ द करिकुलम, छोटे छोटे पार्ट्स में जो है आपका ये टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि एक चैप्टर का ले लिया, एक यूनिट का ले लिया, यानी कि पूरे टेस्ट नहीं लिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ही टेस्ट लिया जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन असेसमेंट क्या होता है? ये वो एवोल्यूशन है जो कि कंडक्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, यानी कि आपके साल के एंड में जो टेस्ट होता है उसको हम समेटिव कहते हैं, जो बीच बीच में टेस्ट चलते हैं उनको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है ये जो है बच्चे की अचीवमेंट बताएगा कि एजुकेशन में उसकी एक्चुअल अचीवमेंट क्या है। फॉर समेटिव इवैल्यूएशन अचीवमेंट टेस्ट एंड एनुअल एग्जामिनेशन आर द गुड एग्जाम्पल। इसके लिए जैसे कि समेटिव असेसमेंट हम किसे बोल रहे हैं कि अचीवमेंट टेस्ट ले लिया, या फिर जो हमारे एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं उनको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं या समेटिव इवैल्यूएशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है द एम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूअस एवोल्यूशन, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टीन्यूअस लगातार या फिर ओवरऑल जो है किसी बच्चे के बारे में पता लगाना, उसके क्या फ़ायदे हैं इवैल्यूएशन करने के। सबसे पहले जो है हम कॉन्टीन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव और इवैल्यूएशन का मीनिंग जानते हैं। कॉन्टीन्यूअस और
प्लस में हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लस में इवैल्यूएशन को करते हैं तो हमारा एक जो है प्रॉपर इवैल्यूएशन तैयार होता है, यानी कि एक हमारा पूरा फ्रेमवर्क तैयार होता है। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन यानी कि लगातार आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है असेसमेंट करते रहना चाहिए बच्चे का, यानी कि टाइम टू टाइम आपको ये चेक करते रहना चाहिए कितना बच्चे ने अचीव किया है, किस चीज़ में उसको प्रॉब्लम आ रही है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रेगुलरली क्या है आपको सही करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि सिर्फ स्कूल से रिलेटेड या अकेडमी से रिलेटेड बच्चे की जो है असेसमेंट ना की जाए, साथ के साथ उसकी और एक्टिविटीज़ और कैपेबिलिटीज़ की भी असेसमेंट की जाए, यानी कि कोग्निटिव कैपेसिटी और नॉन कोग्निटिव एबिलिटीज़ इन सब की क्या है असेसमेंट टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है। ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या है हम फाइंड आउट करते हैं कि किस एक्सटेंट तक जो है बच्चे ने जो डिज़ायर चेंज था बच्चे के अंदर आया है, यानी कि जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग कितना चेंज जो है बच्चे के अंदर आया है। Thus, information gathering, judging, making and decision making are the three phases of the प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग होता है या फिर हमारा जो गैदरिंग है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग है या जजमेंट मेकिंग है, ये जो है एक 3 फेज़ होती हैं किसी भी इवैल्यूएशन की। डेली इवैल्यूएशन करना चाहिए, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, यानी कि इवैल्यूएशन हम इन 5 तरीक़ों से कर सकते हैं। एम क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन का, क्या मेन मकसद हमारा? सबसे पहले आता है टू मेक द लर्नर बेटर लर्नर इन एवरी पॉसिबल वे, हर तरीके से जो है उसको अच्छा बनाए, अच्छा वो सीखे, इस तरीके से जो है लर्नर को बनाए, यानी कि जो शिक्षा ले रहा है शिक्षार्थी है उसको और अच्छा बनाए। नेक्स्ट आता है टू इम्प्रूव द अचीवमेंट ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल की अचीवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए जो है हमें टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए, मतलब कॉन्टीन्यूसली इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड फीडबैक एंड गाइडेंस टू द लर्नर, फीडबैक और गाइडेंस भी लर्नर को प्रोवाइड करनी चाहिए। टू रिड्यूस द फियर ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के दिमाग से जो फियर है, जैसे कि उनके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको रिड्यूस कर देना चाहिए। टू हेल्प द स्टूडेंट इन गेटिंग राइड ऑफ मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग, उनको क्या है रट्टाफिकेशन वगैरह जो बच्चे करते हैं उनको अच्छी तरीके से समझाना चाहिए चीज़ों को कि किस तरीके से क्या है उनको लर्न किया जाता है, किस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू मेक अवेलेबल फॉर द लर्नर प्रॉपर फीडबैक एंड गाइडेंस, फीडबैक और गाइडेंस देनी चाहिए प्रॉपरली कि किस तरीके से जो है लर्नर सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू मेक द टीचर वर्क इन अकॉर्डेंस विद द नीड एंड रिक्वायरमेंट, ये साथ के साथ टीचर को भी मदद करता है कि क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरतें हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बच्चों की। नेक्स्ट आता है टू हेल्प द लर्नर अटेन द गुड हैबिट, अगर आप प्रॉपरली इवेल्यूएट करते रहेंगे तो बच्चा जो है अच्छी अच्छी हैबिट अपना पाएगा, प्रॉपर एटीट्यूड वो है फॉर्म कर पाएगा लर्निंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है टू मेक द टीचर ए बेटर टीचर विद मोर कॉन्फिडेंस, टीचर को और अच्छा बनाने के लिए क्या है उसके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाए, तो इसलिए भी क्या है हमें इवेल्यूएशन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है टू हेल्प द टीचर इन फिक्सिंग अप द राइट गोल, यानी कि जो गोल है हमारा उसको फिक्स करने में भी क्या है ये हेल्प करता है टीचर की। टू मेक द टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज ए हेल्दी प्रोग्राम, टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम जो होता है उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी, हेल्दी प्रोग्राम देने के लिए भी एक मदद मिलती है। टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लर्नर, लर्नर का कॉन्फिडेंस गेन करने में भी हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ CCE, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूस इवेल्यूएशन का क्या है कंपोनेंट क्या क्या होंगे। रिटन एग्जामिनेशन ले लीजिए, ओरल टेस्ट ले लीजिए, सेशनल वर्क ले लीजिए या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह उनके असेसमेंट कीजिए, सोशल डेवलपमेंट देखिए बच्चे की या फिजिकल डेवलपमेंट देखिए, ये सारे जो है इसके नॉर्मली कंपोनेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूस इवेल्यूएशन के, वो हैं CCE is the informal evaluation in the school carried out by the teacher who teach, यानी कि जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो इनफॉर्मली वे से, फॉर्मल वे नहीं, यानी कि बताकर नहीं लेगा उनका इवेल्यूशन, इनफॉर्मल वे से उनको चेक करता रहेगा। नेक्स्ट आता है इट डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी एज वेल एज रेगुलर स्टडी, ये जो है अगर आप CCE करेंगे बच्चों का यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूस इवेल्यूएशन करेंगे तो ये एक रेगुलर स्टडी में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा इट हेल्प टू रिमूव द डेफिशिएंसी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो जो कमियां आ रही हैं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनको भी ये दूर करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इट प्रोवाइड फॉर द यूज़ ऑफ मल्टीपल टेक्निक ऑफ इवेल्यूएशन, यानी कि अलग अलग टेक्निक के थ्रू हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं ये भी हमें बताने में हेल्प करेगा।
इट डेवलप द हैबिट ऑफ लाइब्रेरी कंसल्टेशन अमंग द स्टूडेंट, लाइब्रेरी वगैरह की भी हेल्प लें, उनकी हैबिट इस तरीके से बनाएगा। इट प्रोवाइड द वैल्यूएबल डाटा भी प्रोवाइड करेगा, यानी कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या बच्चे की वीकनेस है, रेगुलर बेसिस पे हमें ये पता चलती रहेंगी। इट हेल्प टू डेवलप द हैबिट ऑफ एडवांस प्रिपरेशन ऑफ ए लेसन अमंग द टीचर, यानी कि आगे एडवांस ही आप अपना लेसन जो है चैप्टर तैयार करके रखें, टीचर के अंदर इस तरीके की हैबिट को भी डेवलप करेगा। इट ऑल्सो हेल्प टीचर्स टू अपडेट देयर जजमेंट, यानी कि अपनी जो वो जजमेंट दे रहे हैं, जो टिप्पणियाँ दे रहे हैं, उनके अंदर भी क्या है वो अपडेट कर पाएँ, इसमें भी हेल्प करेगा। इट डेवलप ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ग्रोथ, ये हर तरीके से जो है बच्चे की जो है चाइल्ड ग्रोथ के अंदर हेल्प करेगा, यानी कि बढ़ने में हेल्प करेगा। इट फोस्टर इंडिविजुअल एबिलिटीज़ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि ये जो है हर बच्चे की क्या क्या एबिलिटीज़ हैं इन सबको और इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन इन द टीचिंग लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी कि कोई आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो उसमें ये कैसे काम करेगा, अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन आता है कि ये हेल्प करेगा कि किस एरिया के अंदर बच्चे को लर्निंग के अंदर डिफ़िकल्टी आ रही है, किस तरीके से वो स्किल्स को जो है गेन नहीं कर पा रहा है, क्या रीजंस है, इनको फाइंड आउट करने में मदद करेगा। नेक्स्ट आता है क्या क्या शॉर्टकमिंग्स होती हैं जो बच्चे को क्या है सिखाने में मदद नहीं कर रही हैं, यानी कि टीचर्स भी कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ कर रहे हैं जो कि बच्चे को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आएगा ये हमें ये हेल्प करेगा कि टू नो द लेवल ऑफ द लर्नर इन लर्निंग, यानी कि क्या लेवल है लर्नर्स का लर्निंग में, और अंडरस्टैंडिंग द वेरियस स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग स्किल जो हैं डेवलप करने में क्या किस तरीके के जो हमारे लर्नर है ये जानने में मदद करेगा। टू नो द हाउ फार द ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड, कितनी दूर मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव है कितना अचीव हो चुका है, इसमें भी मदद करेगा। टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटेंसी, यानी कि किस एरिया में बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें और किस तरीके की कॉम्पिटेंसीज हैं उनको फाइंड आउट करने में मदद करेगा। टू जज द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि किस तरीके से बच्चा पढ़ रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है, तो ये भी क्या है हेल्प करेगा हमें जज करने में कि बच्चे का लेवल क्या है। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ द लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफिशिएंसी लेवल, यानी कि क्या उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, काउंसलिंग करने में हेल्प करेगा, प्लेसमेंट करने में हेल्प करेगा लर्नर्स की कि जो उनकी क्या है एक्चुअल में उनकी जो भी परफॉर्मेंस है, प्रोफेंसी लेवल है, जो भी उनकी ग्रेड वगैरह है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या गाइडेंस वगैरह की ज़रूरत है, किस तरीके की काउंसलिंग की ज़रूरत है, इस चीज़ में हेल्प करेगा। टू मेजर द इफेक्टिवनेस इन द ऑफ द टीचिंग, किस तरीके से जो है हमारा हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के ऊपर किस तरीके से असर कर रहा है, ये भी मेजर करने में हेल्प करेगा। टू फाइंड आउट द वेरियस डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग जो जो कमियाँ हैं उसको प्रोनाउंस करने में कैसे कैसे कमी हो रही है तो उसके बारे में बताने में हेल्प करेगा। टू प्रोवाइड रेमेडियल मेजर्स, कि किस तरीके से हम किसी बच्चे को डेवलप कर सकते हैं उनके अंदर स्किल्स लैंग्वेज से रिलेटेड, यानी कि रेमेडियल क्या क्या हम उनको प्रोवाइड करें जिससे वो क्या है इंप्रूव कर पाएँ, तो ये भी हमें बताने में मदद करेगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ एग्जामिनेशन, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट, एग्जामिनेशन क्या है और टेस्ट से अलग कैसे हैं। एग्जामिनेशन जो है एक वर्ड है जो कि एग्जामिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कि एग्जामिन, जिसका मीनिंग क्या होता है, द पॉइंटर ऑफ ए बैलेंस, यानी कि बैलेंस बनाना, पॉइंटर ऑफ ए बैलेंस। सो एग्जामिनेशन मीन्स टू वेट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर एंड know whether they have achieved a certain standard of learning of the subject they have been taught by the teacher in the class, यानी कि एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमें ये पता करने में मदद करेगा कि क्या हमने अचीव किया है, क्या हम मतलब कि किस लेवल पर हम अचीव कर सके हैं जो कि हमारा सब्जेक्ट था उसके बारे में जो कि क्लासरूम वगैरह के अंदर पढ़ाया गया था, उसको हम एग्जामिनेशन कहेंगे। द स्टूडेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू कम अप टू द स्टैंडर्ड फिक्स्ड, यानी कि बच्चे को जो है स्टैंडर्ड जो हमारा फिक्स किया गया है, अब जैसे कि 80 में से 33 वाला बच्चा जो है पास माना जाता है, तो वो जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है उससे बच्चे को अबव आना है, अगर वो बिलो आएगा तो इसका मतलब वो जो है फेल माना जाएगा। तो ये चीज़ें जो है उनको हम क्या बोलेंगे कि एग्जामिनेशन है, तभी उसको पास माना जाएगा जब वो उससे अबव होगा। टेस्ट एंड एग्जामिनेशन दोनों के दोनों क्या है डिफरेंट होते हैं। टेस्ट का मतलब क्या होता है, होल्डिंग ऑफ ए टेस्ट नॉट कंज्यूम्ड मच टाइम, यानी कि
अगर हम कोई भी टेस्ट ले रहे हैं तो उसके अंदर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन एग्जामिनेशन जो होता है 3 घंटे का होता है, आपको पता ही है नॉर्मली 3 घंटे का, फिर उसको चेकिंग वगैरह किया जाता है, उसके लिए पहले प्रिपरेशन वगैरह की जा रही है, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। टेस्ट कैन बी हेल्ड आउट ऑब्जर्विंग एनी फॉर्मेलिटीज़ अनलाइक एन एग्जामिनेशन। टेस्ट को हम जो है नॉर्मली भी कंडक्ट कर सकते हैं, क्लासरूम के अंदर टीचर टेस्ट लेता है टाइम टू टाइम, तो टेस्ट तो क्या है नॉर्मली चीज़ है, उसके लिए हमें कोई फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी नहीं करनी होती जैसे कि हमें एग्जामिनेशन के टाइम पर करनी होती है, जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी का आपको रोल नंबर जो दिया है आपको वो लेकर जाना है, तो ये एक नाम की फॉर्मेलिटी ही है। नेक्स्ट आता है इफ़ वी कंपेयर द टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म देन द टेस्ट। एग्जामिनेशन बड़ा है एज़ कम्पेयर टू टेस्ट। टेस्ट जो होते हैं नॉर्मली छोटे मोटे टेस्ट जो क्लासरूम के अंदर चलते हैं उनको हम टेस्ट कहेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन हम किसे कहेंगे, जो कि हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एट द एंड हमें दिखाएगा कि आप जो इस सब्जेक्ट में आपके इतने मार्क्स हैं, तो वो चीज़ क्या है हमारी एग्जामिनेशन है। इन ए टेस्ट नथिंग इज आस्क्ड विच हैज़ बीन टॉट। टेस्ट के अंदर हम बस उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो कि हमने पढ़ाया, अगर आप लेकिन जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि हमने नहीं पढ़ाए होते। नेक्स्ट आता है इन ए टेस्ट नो इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी गिवन इन एडवांस। कोई भी इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि सरप्राइज टेस्ट आप ले लेते हैं क्लास के अंदर, तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपरली हमारी डेट शीट आएगी, प्रॉपरली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन है। इसी तरीके से अब क्या है टाइप दीज टेस्ट आर 2 टाइप। जो ये हम टेस्ट ले रहे हैं नॉर्मल, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऐसे टाइप टेस्ट, यानी कि नॉर्मली जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है जिसके अंदर आपको ऐसे लिखने के लिए बोला जाएगा, आपको क्या है क्वेश्चंस दिए जाएंगे और स्पेस दिया जाएगा, आपको उसके अंदर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और न्यू टाइप टेस्ट, जिनको हम नए टाइप के तरीके के टेस्ट बोलते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। इसके अंदर जैसे कि हमारे MCQs वगैरह आ जाएंगे, या फिर आपको क्या है शॉर्ट टाइप आंसर्स दिए जाएंगे जिनका एक वर्ड या एक लाइन में आंसर लिखना होगा आपको। जो तो इस तरीके के टेस्ट जो होंगे वो हमारे किस तरीके में आएंगे कि नए टाइप के टेस्ट हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी आंसर येस या नो आपको उनमें से ही चूज़ करना होता है, लेकिन जो हमारे जो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि उसमें बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने में ज़्यादा सक्षम होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको जो गिवन ऑप्शन होते हैं बस उन्हीं में से चूज़ करना होता है कि कौन सा करेक्ट है। जैसे मैच द फॉलोइंग अगर आपको दिया गया है तो दोनों तरफ आपको मैचेस करने के लिए बोला गया है, तो आपको बस चूज़ करना होगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, और उसको मैच करना होगा एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आता है डिफरेंस अमंग असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले है असेसमेंट, सबसे छोटा माना गया है, फिर मेजरमेंट है और फिर सबसे लास्ट में क्या है इवैल्यूएशन को माना गया है। मेज़रमेंट जो होता है वो हमारा पुराना कंसेप्ट है, जबकि इवैल्यूएशन हमारा नया कंसेप्ट है। मेज़रमेंट जो है सिंपल वर्ड है, जबकि ये एक टेक्निकल टर्म है। इवैल्यूएशन जो टेक्निक है टेस्ट करने के लिए वो हमारी ऑब्जर्वेशन और रिटन टेस्ट फॉलो किया जा रहा है मापने के लिए, जबकि इवैल्यूएशन के अंदर हमारे रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, चेक टेस्ट, ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल, इस तरीके के टेस्ट को इंक्लूड किया जा रहा है। मेज़रमेंट के क्या है एक टेक्निक है विच आर यूज टू टेस्ट ए पर्टिकुलर एबिलिटी ऑफ द प्यूपिल, यानी कि जो बच्चा है उसकी एक पर्टिकुलर चीज़ को ही मापने के लिए हम क्या है मेजरमेंट टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। जबकि इवैल्यूएशन क्या है, इसके अंदर जो है पूरा कंट्रोल, पूरी की पूरी चीज़ें देखी जाएगी कि किस तरीके का क्या है हमारा टेस्ट लिया जा रहा है, यानी कि उसकी क्या पर्सनैलिटी है, हर चीज़ उसके बिहेवियर वगैरह को इंक्लूड किया जाएगा। मेजरमेंट एम एट मेजरमेंट ओनली, मेजरमेंट जो है बस उसका एम यही होता है कि बस वो मेज़र ही करे, जबकि इवैल्यूएशन का मेन एम ये होता है कि जो भी अगर कमी वगैरह आ रही है तो उसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए, यानी कि उसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। द पर्पज़ ऑफ मेजरमेंट इज़ क्वान्टिफिकेशन असेसिंग न्यूमरल फॉर द वेरिएबल, यानी कि इसके अंदर क्वांटिफिकेशन यानी क्वालिटी जो नंबर वगैरह की फॉर्म में आपको दिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एंड इवैल्यूएशन बोथ असाइनिंग ग्रेड एट द लेवल, इसके अंदर जो इवैल्यूएशन होगा दोनों में ग्रेड वगैरह दी जाएंगी, चाहे आप क्वांटिटेटिव में कहो या फिर मतलब कि नॉर्मल ग्रेड में बोलो। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के अंदर डिफरेंस आगे हमारा क्या है, नैरो एंड फॉर्मल रिलेटेड टू वेरिएबल, यानी कि जो हमारा ये मेजरमेंट होता है ये नैरो होता है, नैरो कंसेप्ट है और ये एक फॉर्मल वे से ही किया जाता है कंडक्ट, जबकि इवैल्यूएशन क्या है एक वाइडर स्कोप है इसका और ये इनफॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि इसमें बच्चे को बताया नहीं जाता कि आपका इवैल्यूएशन किया जा रहा है।
एम क्या होता है मेज़रमेंट का? मेज़र करना बस। और इवैल्यूएशन का मेन एम क्या होता है? टू ब्रिंग द डिज़ायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो हम चाह रहे हैं वो चेंज हम बच्चे के अंदर ला पाएँ, ये हमारा मेन एम होता है। नेक्स्ट आता है जो मेज़रमेंट होता है, इट टेक लेस टाइम इन मेज़रमेंट, बहुत कम समय लेता है, लेकिन जो इवैल्यूएशन होता है ये ज़्यादा समय लेता है। मेज़रमेंट मेज़र वन एस्पेक्ट एट ए टाइम, एक ही चीज़ को मापेगा, जबकि जो इवैल्यूएशन होगा वो अलग अलग चीज़ों को एक ही टाइम पर चेक करेगा। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्यूचर स्कोप कैन नॉट बी मेड। हम जो है मेजरमेंट के बेस के ऊपर, मूल्यांकन के बेस के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या स्कोप वगैरह, ये कुछ नहीं बोला जाएगा। लेकिन इवैल्यूएशन हमें ये बताता है कि फ्यूचर में क्या क्या हम जो इंडिविजुअल है वो किस तरीके का होगा, क्या उसकी जो है स्कोप वगैरह हों। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे कि एग्जामिनेशन क्या है, असेसमेंट के लिए टूल किस तरीके से है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे भी कमेंट में ज़रूर पूछें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।